नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शर्मा कृष्णा एकेडमी अजमेर के अंकीय पटल पर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, पिछली बार अपन ने राजस्थान के 4 कृषि जलवायु प्रदेश पढ़ लिए थे पिछले वीडियो तक। आज अपन उससे आगे पढ़ेंगे राजस्थान का 5वां कृषि जलवायु प्रदेश। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, 5वां जो आपके कृषि जलवायु प्रदेश है, इसका नाम लूनी बेसिन का संक्रांति मैदान। लूनी बेसिन का संक्रांति मैदान। और इसमें देखिए एक वर्ड आ रहा है बेसिन। बेसिन का अर्थ मैं बता देता हूं। किसी भी नदी और उसकी सहायक नदियों का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? बेसिन। उस नदी का बेसिन कहलाता है। जैसे लूनी नदी है राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में, और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो जिस जिस क्षेत्र में बहती है, ठीक है, वो पूरा का पूरा उस नदी का बेसिन कहलाएगा, लूनी नदी का बेसिन कहलाएगा। पश्चिमी राजस्थान में आप देखिए तो इसमें लूनी और उसकी सहायक नदियां हैं, वो जिस जिस क्षेत्र में बहेगी वो उस नदी का क्या कहलाएगा? बेसिन। ठीक है, लूनी नदी होगी। उसके आगे देखिए संक्रांति शब्द आ रहा है। ठीक है, संक्रांति का मतलब है जोड़ने वाला, या जो एक सीमा पर स्थित होता है उसको क्या बोलते हैं? संक्रांति प्रदेश बोल सकते हैं या संक्रांति मैदान बोल सकते हैं। आपने देखा होगा राजस्थान के मैप में जो अरावली पर्वतमाला की स्थिति है, उसके पश्चिमी साइड में आप देखिए लूनी नदी और उसकी सहायक नदियों का बेसिन है। और ये जो बेसिन है ये पश्चिमी रेगिस्तान को अरावली से जोड़ता है। ठीक है, ये बेसिन क्या करता है? पश्चिमी राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको अरावली प्रदेश से जोड़ता है, इसलिए इसको क्या बोला है? संक्रांति बोला है। ठीक है, और ये मैदानी प्रदेश क्यों है? ये लूनी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा बहाकर लाई गई जो काप मिट्टी है, काप का मतलब नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, उनसे निर्मित है। और इसका आगे देखिए कोड। ठीक है, तो आप देखिए इसका कोड देखिए, सेकंड बी दे रखा है। तो आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि आपके सुमेलित करो वाले प्रश्न में इस प्रकार की चीजें पूछी जाती है। तो इस लूनी बेसिन के संक्रांति मैदान वाले कृषि जलवायु प्रदेश का कोड क्या है? यहाँ पर सेकंड बी। ठीक है, तो इसके आगे अपन क्या लिखेंगे? सेकंड बी इसका कोड है जलवायु कृषि जलवायु प्रदेश का। ठीक है, तो एक प्रश्न यहाँ पर बन जाता है। मैंने आपको दो शब्दों का अर्थ बता दिया, बेसिन और संक्रांति मैदान क्यों कहा गया है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका विस्तार, इस कृषि जलवायु प्रदेश का विस्तार 3 जिलों में, जालौर, पाली और सिरोही। ठीक है, अगर आपने लूनी नदी के बारे में कभी पढ़ा हो तो ये 3 जो जिले हैं, पाली, जालौर और सिरोही, इनमें आपके जो लूनी की सहायक नदियां हैं, ठीक है, वो बहती है। और इसी कारण से इस कृषि जलवायु प्रदेश का नाम क्या है? लूनी बेसिन का संक्रांति मैदान कहा गया इसको। ठीक है, अब यहाँ पर वर्षा का वार्षिक वर्षा का औसत देखिए 300 से 500 मिलीमीटर दे रखा है। इसको आप कन्वर्ट करें तो 30 से 50 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर वर्षा का वार्षिक औसत रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुआ है? ये क्षेत्र मैदानी बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए एक शब्द नेहड़। ठीक है, नेहड़ क्या है? राजस्थान का समुद्र तल से सबसे नीचे स्थित जो स्थान है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? नेहड़ कहा जाता है। ठीक है, अब ये नेहड़ क्षेत्र पड़ता कहाँ पर? यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नेहड़ क्षेत्र कौन से जिले में पड़ता है या इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले तो जान लीजिए कि इसके बारे में प्रश्न क्या है, ये कहाँ पर पड़ता है? जालौर जिले में। जालौर जिले में जो आपके सांचौर है, सांचौर से लेकर बाखासर,
बाखासर बाड़मेर तक। ठीक है, नेहड़ क्षेत्र का विस्तार कहां से कहां तक है? जालौर जिले के सांचौर तहसील से बाखासर बाड़मेर तक इसका विस्तार है। अब देखिए नेहड़ के बारे में दूसरा प्रश्न जान लीजिए, राजस्थान का समुद्र तल से सबसे निम्न स्थल कौन सा है? तो उसको नेहड़ कहते हैं। ठीक है, सबसे निम्न स्थान कौन सा है? नेहड़। ये नेहड़ सांचौर से बाखासर बाड़मेर तक फैला हुआ है। ठीक है, यहां पर एक प्रश्न बनता है, आप इसका नोट डाउन कर लेना प्रश्न। ठीक है, फिर देखिए इस कृषि जलवायु प्रदेश में मृदा किस प्रकार की पाई जाती है? तो लाल मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर आपने देखा होगा अगर धोरों में, तो एक हल्की सी लालिमा लिए हुए जो मिट्टी होती है उसको लाल मरुस्थली बोलते हैं। आगे देखिए एक शब्द और दे रखा है सीरोजम। सीरोजम का होता है, अर्थ होता है पीली भूरी मिट्टी। पीली भूरी जो मृदा होती है उसको सीरोजम मृदा बोलते हैं और मरुस्थलीय क्षेत्र में ये विशेष रूप से पाई जाती है। यहाँ पर देखिए, ठीक है। आगे देखिए फसलें कौन कौन सी इस कृषि जलवायु प्रदेश में? तो देखिए कॉमन जो फसलें होती है बारानी क्षेत्र की बाजरा, और सिरोही साइड में देखिए मक्का, ज्वार, तिल और दालें। तिल आपके पाली साइड में, दालें देखिए मारवाड़ साइड में खूब होती है। ठीक है, जालौर और पाली की बात करें तो दलहन वहां पर खूब होता है। फिर देखिए तो होगी आपके खरीफ की फसलें। फिर देखिए जो रबी की फसलें उनमें गेहूं, गेहूं के अलावा जौ के अलावा जो दलहन है उसमें चना और अंतिम है सरसों। ठीक है, ये आपके रबी की फसल है। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए जो व्यापारिक फसलें हैं उनमें जीरा, जीरे का मैं आपको प्रश्न बता चुका हूं, जीरा, ईसबगोल और टमाटर। ठीक है, जीरा, ईसबगोल और टमाटर, इनके लिए जो जिला विशेष रूप से जाना जाता है, ये प्रश्न 2-3 बार आ चुका है कि कौन सा जिला है जो जीरा, ईसबगोल और टमाटर की फसलों के लिए विशेष रूप से विख्यात है? तो आपके कौन सा होगा? जीरा, ईसबगोल और टमाटर के लिए जालौर जिला है वो मुख्य स्थान रखता है। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है RS में। यहां पर दूसरा क्वेश्चन तैयार होता है कि सीरोजम मृदा किस प्रकार की होती है, यहां पर भी एक क्वेश्चन आपके तैयार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए इस क्षेत्र में कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है। इसका कारण देखिए लूनी बेसिन की जो लूनी और उसकी सहायक नदियां हैं उनके वर्षा काल में जब उनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, तो वो जिस जिस क्षेत्र में बहती है उनमें भूमिगत जल का स्तर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसलिए क्या भाई यहाँ पर कुओं द्वारा सिंचाई की जो परंपरा है वो ज्यादा उन्नत अवस्था में है। ये कारण है इसका। लूनी नदी क्या करती है? लूनी और उसकी सहायक नदियां यहाँ के भूमिगत जल स्तर को बढ़ाती है। ठीक है, इस वजह से क्या भाई यहाँ पर कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है। अब देखिए इसके अलावा कुओं द्वारा सिंचाई के अलावा क्या हो रहा है? जालौर जिले में देखिए अभी नर्मदा नहर ने प्रवेश किया है और वहां से आपके जो गुडामालानी है बाड़मेर में, ठीक है, वहां तक नर्मदा नहर से सिंचाई की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपका तैयार हो जाता है। देखिए पहला प्रश्न यहां पर इसी नर्मदा नहर से जुड़ा हुआ बताता हूं जो अभी करंट में आया था कि राजस्थान में किस सिंचाई परियोजना में बूंद बूंद या फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया। ठीक है, उसका आंसर देखिए 2-3 बार अभी क्वेश्चन आया है। तो नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना ऐसी है जिसमें बूंद बूंद सिंचाई या फव्वारा पद्धति से सिंचाई की जो पद्धति है उसको अनिवार्य रूप से लागू किया गया। क्यों किया गया है? क्योंकि इससे सीमित मात्रा में जो पानी मिलता है उससे बड़े क्षेत्र में सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो इससे क्या भाई इरिगेशन जो होता है उसमें ज्यादा फायदा मिल सके, अधिक क्षेत्र को फायदा मिल सके। और जो मरुस्थलीय क्षेत्र में तापमान अधिक होने के कारण क्या वाष्पोत्सर्जन की जो दर ज्यादा होती है उसको रोकने में भी ये सहायता करता है बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा सिंचाई पद्धति। इसलिए इसको अनिवार्य रूप से लागू किया गया ताकि जल का संरक्षण किया जा सके, जल को सहेजा जा सके। जो मरुस्थलीय क्षेत्र में जल की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है उसको देखते हुए। ठीक है, अब देखिए नर्मदा नहर से रिलेटेड पहला प्रश्न तो ये, ठीक है,
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर देखिए दूसरा प्रश्न इससे बनता है, नर्मदा नहर प्रवेश कहां करती है? राजस्थान में। तो सीलू नाम का एक गांव है, सीलू हेड, ठीक है। नहर जहां पर प्रवेश करती है उसको क्या बोलते हैं? हेड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ये सीलू गांव कहां पड़ता है? जालौर जिले में, ठीक है। और इसका तो 0 पॉइंट है नर्मदा का। तीसरा क्वेश्चन यहां बनता है 0 पॉइंट क्या है इसका? अंतिम स्थल क्या है नर्मदा नहर का? 0 पॉइंट है इसका आपके गुड्डामालानी, बाड़मेर। ठीक है, तो ये तीसरा प्रश्न यहां पर तैयार हो जाता है। पहला मैंने आपको बता दिया, अनिवार्य रूप से बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा पद्धति से जो पद्धति से लागू किया गया वो नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना में किया गया। 3 प्रश्न हो गए। फिर देखिए नर्मदा नहर से आपके देखिए सांचौर जो तहसील है, चौथा प्रश्न, सांचौर और भीनमाल, जालौर, इनको पेयजल की सुविधा प्राप्त होती है, ठीक है। इनको पेयजल की सुविधा प्राप्त होती है किससे भाई? आपके नर्मदा नहर परियोजना से सिंचाई की सुविधा हो गई और उसके अलावा पेयजल की सुविधा प्राप्त होती है। तो 4 प्रश्न यहां से बनते हैं, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, फिर देखिए नर्मदा नहर के संभावित लाभ भी कुछ हो सकते हैं कि बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आपने राजस्थान का मैप देखा हो तो जो हरिके बैराज हैं, इन 2 नदियों के आगे क्या है? आपके हरिके बैराज। हरिके बैराज से राजस्थान फीडर निकाला गया है। राजस्थान फीडर आपके मसीता वाली, मसीता वाली हेड पॉइंट है, ये आपके हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, ठीक है। मसीता वाली से श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर के अलावा ये आप देखिए आगे बीकानेर में, बीकानेर से आगे ये आपके जैसलमेर, जैसलमेर जिले में, जैसलमेर जिले से आपके बाड़मेर। अब बाड़मेर के आगे देखिए, अभी अपन ने सीलू, सीलू गांव देखा है, ये जालौर में। और ये सीलू में जो नर्मदा नहर आ रही है, सरदार सरोवर बांध से आ रही है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध गुजरात, नर्मदा जिला, ठीक है, वहां से आ रही है। तो आप देखिए इसके आगे खंबात की खाड़ी से रास्ता जुड़ता है, जलीय मार्ग, ठीक है। तो इसमें देखिए आपके ये वाला मार्ग अपन देखते हैं तो ये आपके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात को डायरेक्ट किससे जोड़ेगा? आपके अरब सागर से जोड़ेगा। तो यहाँ पर एक आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाया जा सकता है जिससे भाई जो कंटेनर है वो या
निर्यात है वो यहाँ से क्या किया जा सकता है, सड़क मार्ग या रेल मार्ग से नहीं किया जाकर किससे किया जा सकता है, अगर इसका विस्तार कर दिया जाए नर्मदा नहर का, या इसको लिंक कर दिया जाए किससे, इंदिरा गांधी नहर से लिंक कर दिया जाए, तो क्या हो सकता है, एक नवीन आंतरिक जलमार्ग का क्या हो सकता है, काम कर सकता है अगर इसको लिंक कर दिया जाए तो। ठीक है, ये एक विकल्प है, संभावित लाभ है इसका, इस पर चर्चा की जा सकती है। आप एक सुझाव दे सकते हैं अगर आपको कहीं ऐसा प्रश्न मिले। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा संभावित लाभ बताया इसका। ठीक है, आगे देखिए, इस क्षेत्र में दालों और तिलहन का क्षेत्र है। दालों का देखिए आप, जो मूंग है, मोठ, चना आदि जो दलहन है, उसके अलावा तिलहन में देखिए तिल, सरसों, अरंडी, ठीक है, मूंगफली का भी सीमित उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्षेत्र क्या है, दलहन और तिलहन का क्षेत्र कहलाता है, और सिंचाई की सुविधा कुओं से, उसके अलावा नर्मदा नहर परियोजना से मिलती है, इसलिए यहाँ पर जो दालें और तिलहन का क्षेत्र अधिक उपजाऊ है। ठीक है, और सिंचाई की सुविधा मिल जाती है। फिर देखिए मेहंदी, मेहंदी के लिए आप देखिए यहाँ पर प्रश्न तैयार होता है, मिटाते हैं इसको। ठीक है, मेहंदी के लिए देखिए सोजत, पाली, आप सभी जानते हैं सोजत किसके लिए मशहूर है, मेहंदी के लिए, हरी मेहंदी जो पाउडर होता है उसके लिए मशहूर है। फिर देखिए इसकी मंडी है, मेहंदी की मंडी कहाँ पर है, सोजत पाली में स्थित है। इसके अलावा जो सोजत है, देखिए मेहंदी तो आप सभी जानते हैं, इसके अलावा देख लीजिए सोनामुखी, सोनामुखी एक औषधीय महत्व का पौधा होता है, उससे औषधीय महत्व का जो आप देखते हैं दवा बनाने के काम में आता है सोनामुखी। ठीक है, उसकी मंडी कहाँ पर है, वो भी सोजत में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर सोजत है वो दो उपजों के लिए प्रसिद्ध है, एक तो मेहंदी हो गई, दूसरा सोनामुखी हो गया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर प्रश्न तैयार हो जाता है, सॉरी, मेहंदी, मेहंदी और जो सोनामुखी उसकी मंडी कहां पर है, सोजत, पाली। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन तैयार हो गया आपके। फिर देखिए ईसबगोल की मंडी कहां पर है, तो भीनमाल, जालौर में। ठीक है, यहां पर भी एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है, ईसबगोल मंडी कहां पर है, भीनमाल, जालौर। भीनमाल आपने अगर देखा हो तो प्राचीन जो राजधानी है, ठीक है, जावालीपुर की राजधानी कह सकते हैं आप इसको, और भीनमाल प्राचीन राजधानी है। और इसको आप अगर इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपके जो महाकवि माघ है, उनका जन्म स्थान है। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। जो भीनमाल है वो किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, माघ जो महाकवि थे उनका जन्म स्थान कहा जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, जो चीनी यात्री था हैंसांग, उसने यात्रा कहां की थी, राजस्थान में, तो भीनमाल की यात्रा किसकी की थी, भीनमाल की यात्रा की थी। और फिर देखिए उसने पीलो मोलो कहा था, भीनमाल को क्या नाम दिया था, पीलो मोलो। ठीक है, तो हैंसांग ने कहा की यात्रा की, राजस्थान में, भीनमाल जालौर की यात्रा की थी। ये प्रश्न आपके और तैयार हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, और भीनमाल है वो चमड़े की जूतियों के लिए भी विख्यात है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आपके तैयार हो जाता है। तो यहां पर देखिए इसी में 4-5 प्रश्न आपके तैयार हो गए। आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर देखिए सौंफ की मंडी, राजस्थान में सौंफ की मंडी कहां पर है, तो माउंट आबू, सिरोही में। राजस्थान में सौंफ की मंडी कहां पर है, माउंट आबू, सिरोही में है। ठीक है, फिर देखिए केशवाना में क्या है भाई, एक अनुसंधान केंद्र है जो अपन ने
कृषि जलवायु क्षेत्र जब शुरू किए थे उनमें बताया था प्रत्येक कृषि जलवायु क्षेत्र में क्या है, एक अनुसंधान केंद्र है। तो यहाँ पर कौन सा है, केशवाना जगह का नाम है, वो कहाँ पर पड़ती है, जालौर जिले में पड़ती है। वहां पर क्या है, एक अनुसंधान केंद्र है और इसका उपकेंद्र देखिए इसका एक उपकेंद्र देखिए उपकेंद्र कहां पर है, सुमेरपुर। सुमेरपुर कहां पड़ता है, पाली में पड़ता है, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात है। ठीक है, अब देखिए इसी के अंदर कितने प्रश्न और तैयार हो गए आपके। एक तो सौंफ मंडी कहां पर है, तो माउंट आबू में। ठीक है, अब एक अनुसंधान केंद्र इसी आपके जलवायु प्रदेश का हो गया, सेकंड बी का। ठीक है, या लूनी बेसिन के संक्रांति मैदान का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है, आपके केशवाना जालौर जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे अब, इसका नाम है आपके अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। ठीक है, अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। अर्धशुष्क आप देखते हैं अरावली के पश्चिमी दिशा में ज्यादा क्षेत्र पड़ता है अर्धशुष्क, लेकिन यहाँ पर क्या बोला, पूर्वी मैदान को भी क्या बोला है, अर्धशुष्क पूर्वी मैदान बोला है, जबकि यहाँ पर सिंचाई की सुविधा। अब देखिए इसका कारण क्या है, पहले इसका कोड जान लेते हैं। ठीक है, इसका कोड दे रखा है आपके 3rd A। ठीक है, तो अर्धशुष्क पूर्वी मैदान का कोड है 3rd A आपके। ठीक है, अब देखिए इसका कारण क्या है इसको अर्धशुष्क पूर्वी मैदान कहने का। तो यहां पर देखिए एक स्लाइड, एक मैप दे रखा है और ये मैप किसका है, अरावली पर्वतमाला का मैप है। अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो देखिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तरी पूर्व इसकी दिशा है, लेकिन दक्षिण पश्चिम में आप देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो अधिक है, और उत्तर पूर्व में जब ये बढ़ती है तो बीच बीच में इसका क्या कटाव हो रखा है, अपर्दन हो रखा है। ठीक है, अरावली का अपर्दन हो चुका है। क्यों हो चुका है, ये 65 करोड़ साल पुरानी है, 65 से 60 करोड़ वर्ष पुरानी है, और इन 60 से 65 करोड़ वर्षों में इस अरावली का क्या हो गया, यहाँ से अपर्दन हो गया है। तो देखिए आप इसके बीच बीच में गैप दिखाई देंगे आपको। ठीक है, अब ये कटफट गई यहाँ से, तो इसमें बीच बीच में जगह है, उससे क्या भाई ये जो यहाँ की पश्चिमी राजस्थान की शुष्क जलवायु है उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, आपके पूर्वी दिशा में भी पड़ता है। ठीक है, और यहाँ की जो जलवायु है उसका प्रभाव यहाँ पर पड़ने के कारण इस क्षेत्र को क्या किस क्षेत्र में रखा गया, अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, और इसका कोड देख लीजिए आप, 3rd A दे रखा है। और ये जो अंतरालों की बात कर रहे हैं, ये अंतराल के कारण देखिए यहाँ से पश्चिमी राजस्थान की शुष्कता का प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पर, और ये आपके जयपुर और टोंक तक इसका प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इसको किस कृषि जलवायु प्रदेश में रखा गया है, अर्धशुष्क पूर्वी मैदान कहा गया है इसको। ठीक है, आगे देखिए इसका विस्तार कौन कौन से जिलों में है, तो अपन देख रहे हैं जयपुर, टोंक, अजमेर और दौसा। ठीक है, अजमेर में आप देखिए जो अरावली का विस्तार है वो सबसे कम पाया जाता है। यहाँ पर देखिए उदयपुर में सबसे ज्यादा। ठीक है, प्रश्न आ चुका है कि अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार आपके उदयपुर जिले में और सबसे कम विस्तार है वो आपके अजमेर जिले में। ठीक है, तो आपके जयपुर, टोंक, अजमेर और दौसा 4 जिले इस कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं। ठीक है, और इनका कोड आपको ध्यान रखना है, 3rd A इसका कृषि जलवायु प्रदेश का कोड है। ठीक है, इसकी शुष्कता का कारण मैंने आपको समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वर्षा का जो औसत होता है, वार्षिक वर्षा देखिए 500 से 700 मिलीमीटर दे रखी है। ठीक है, इसको वही कन्वर्ट कर सकते हैं अपन 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक। ठीक है, अब देखिए ये सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की भूमि वाला क्षेत्र है। यहाँ पर देखिए कुओं द्वारा, नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है। इसके साथ साथ जो बारानी कृषि है वो भी यहाँ पर की जा सकती है, इसलिए इसको क्या कहा गया, सिंचित और असिंचित क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न आपको एक में ही पड़ेगा कि भाई आपके जो कृषि जलवायु प्रदेश है उसकी विशेषताएं पूछ लेते हैं कई बार, उनमें आपको ये विशेषताएं ध्यान रखनी होती है, और एक फैक्ट हो सकता है कोई चेंज दे दे या निम्नलिखित कथन में से कौन से सत्य है, तो 1 2 3 ऐसे करके आपको ऑप्शंस में आपको आंसर ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए ये सारा चीज आप याद रखें। फिर देखिए मृदा का प्रकार क्या है, तो पूर्वी भाग में सीरोजम मृदा। सीरोजम मृदा अभी अपन ने बात की थी कि पूरी और भूरी, पीली भूरी जो मृदा होती है, पीली भूरी जो मृदा होती है वो क्या कहलाती है, सीरोजम मृदा कहलाती है। तो पूर्वी भाग में इसके कौन सी मृदा पाई जाती है, सीरोजम मृदा पाई जाती है। उत्तर पश्चिम में चूना युक्त।
ठीक है। उत्तर पश्चिम की बात करें तो अजमेर जिले के आसपास की बात की जा रही है यहाँ पर। वहां पर कौन सी मृदा पाई जाती है? चूना युक्त मृदा पाई जाती है। आपने अगर ब्यावर में देखा होगा तो सीमेंट उद्योग उन्नत अवस्था में, ठीक है। सीमेंट आपके देखिए ब्यावर और एक है रास, ठीक है, रास क्षेत्र पड़ता है। वहां पर क्या है, सीमेंट उद्योग उन्नत अवस्था में, तो ये चूनेदार जो मृदा पाई जाती है, तो चूने के कुछ सामान्य भंडार पाए जाते हैं जो सीमेंट के उद्योग के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान करते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए फसलें। फसलों में देखिए वही सामान्य सी फसलें हैं, बाजरा, दालें, मूंगफली, ग्वार, ज्वार और मक्का। मक्का आपको मैंने जो कृषि पद्धतियां पढ़ाई थी उसमें वालरा कृषि जब पढ़ाई थी तो उसमें एक सिरोही क्षेत्र पढ़ाया था। पहाड़ी क्षेत्र में जो आप चिमाता बोलते हैं, चिमाता के अंतर्गत किसकी कृषि बताई थी? मक्का की कृषि बताई थी। और कौन सी जनजाति बताई थी उसमें? गरासिया। गरासिया जनजाति द्वारा यहाँ पर किसकी कृषि की जाती है? मक्का की कृषि की जाती है, इसलिए सिरोही क्षेत्र का बता रखा है इसमें। ये तो हो गई आपके खरीफ की फसलें। फिर देखिए रबी की फसलों में गेहूं, जौ, चना, सरसों और मटर, ठीक है। सिरोही के अलावा आप देखिए जो भीलवाड़ा क्षेत्र है, ठीक है, भीलवाड़ा क्षेत्र में भी इस प्रकार की कृषि बताई थी मैंने आपको। तो ये सामान्य फसलें हैं। मटर का देखिए, मटर का जयपुर साइड में उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। तो इस स्लाइड में इतने प्रश्न आपके बन सकते हैं। ये चिमाता वाला आपके प्रश्न मैंने बताया था, वालरा वाला, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। इस क्षेत्र में क्या है, फसल वैविध्य ज्यादा पाया जाता है। सिंचाई की जो सुविधाएं हैं वो अच्छी अवस्था में है, इसलिए क्या भाई फसल वैविध्य, एक ही प्रकार का पैटर्न नहीं रहता है। सिंचाई की सुविधाएं होने के कारण विभिन्न प्रकार की फसलें वहां पर उगाई जा सकती है, इसलिए फसल वैविध्य का क्षेत्र है ये। फिर देखिए गुलाब मंडी। अभी आप क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में देखिए पुष्कर जो अजमेर का पुष्प उत्पादन केंद्र है या उसके आसपास के जो ग्रामीण अंचल है वहां पर पुष्पों की खेती होती है विभिन्न प्रकार के, ठीक है। गुलाब के अलावा भी कई प्रकार के पुष्प उगाए जाते हैं, तो उनके लिए क्या एक मंडी की स्थापना की गई है। कौन सी जगह पर? पुष्कर में, पुष्कर अजमेर जिले, ठीक है। फिर देखिए अमरूद, नींबू और अनार। जयपुर, दौसा और आपके जो टोंक है, इधर सिंचाई की सुविधाएं होने के कारण ये क्या भाई, ये बागानी फसलें कुछ लगाई जाती है। बागानी फसलों में देखिए अमरूद, नींबू और अनार का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है वहां पर। फिर देखिए मिर्च की मंडी। मिर्च की मंडी कौन से जिले में दे रखी है? टोंक शहर में दे रखी है, ठीक है। ये मिर्च मंडी कहाँ पर है? टोंक में, ठीक है। ये मिर्च कौन सी आपके देखिए जो मसाले होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, हरी मिर्च की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। फिर देखिए चौमू में आंवला, आंवला मंडी जयपुर। शाहपुरा, ये भी जयपुर में, ये सब्जियों की बात हो रही है यहाँ पर। और बस्सी, ये भी जयपुर वाला ही है। यहाँ पर टमाटर की मंडी स्थित है, ठीक है। तो ये सम्मिलित करने वाले प्रश्न में कई बार पूछ लेते हैं। उपज और उसकी जो मंडी है वहां पर ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो मिर्च की मंडी टोंक में हो गई, चौमू में जयपुर का जो चौमू कस्बा है वहां पर आंवला की, शाहपुरा जयपुर में टिंडा की, बस्सी जयपुर में टमाटर की, ठीक है। ये मंडियां स्थित हैं, ठीक है। ये यहाँ पर प्रश्न बनता है, आप एक बार देख लीजिए। और गुलाब मंडी का भी कई बार प्रश्न आ जाता है, कौन सी जगह पर है? पुष्कर में है, ठीक है। फिर देखिए अगली स्लाइड में जो अजमेर का एक कस्बा है मदनगंज किशनगढ़, वहां पर क्या है? दलहन की मंडी, सभी प्रकार के दलहन, ठीक है। मदनगंज किशनगढ़ में दलहन की मंडी है, ये आपके कस्बा है किशनगढ़। फिर देखिए दुर्गापुरा अनुसंधान केंद्र, ये आपके पड़ता है। दुर्गापुरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। हर कृषि जलवायु प्रदेश में क्या है? एक कृषि अनुसंधान केंद्र है। तो दुर्गापुरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। फिर देखिए जोबनेर, जोबनेर में क्या है भाई? आपके श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। आपको पूछ लिया जाए कि जयपुर या इस कृषि जलवायु प्रदेश में जो कृषि जलवायु प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय है वो कौन सी जगह पर है? तो जोबनेर जयपुर में क्या है? कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है। राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों का एक क्वेश्चन आया था RS प्री में पहले, ठीक है। उदयपुर वाला महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय कौन से जिले में स्थित है? तो उदयपुर में था, इसका आप ध्यान रखिए। फिर देखिए इसका एक
जो केंद्र है, उपकेंद्र है, वो डिग्गी टोंक जिले में। ठीक है, डिग्गी मालपुरा आपने नाम सुना हो, तो इसका एक उपकेंद्र कहां पर है? डिग्गी टोंक जिले में। फिर देखिए तबीजी अपने अजमेर शहर के पास ही है। ठीक है, इसकी स्थापना देखिए तबीजी में है क्या? ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, इसको इंपॉर्टेंट करिए, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तबीजी में क्या है? बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है। ये क्वेश्चन आरएस मेंस में पूछा गया है कि राजस्थान के बीजी मसालों के बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए। तो देखिए कौन कौन से: मेथी, सौंफ, जीरा, राई, धनिया, ठीक है, कलौंजी। ये आपके 2 नंबर का प्रश्न आया था आरएस मेंस में कि राजस्थान के जो बीजी मसाले हैं उनका परिचय दीजिए। तो ये आपको 5-6 ये मसाले लिखने थे। इन सब की उन्नत किस्मों की पैदावार बढ़ाने के लिए या इनकी उन्नत जो किस्में हैं उनको बनाने के लिए यहाँ पर तबीजी में क्या है? एक बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। देखिए कब की गई है? देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ठीक है, अब 9वीं पंचवर्षीय योजना में देखिए इसकी डेट भी दे रखी है आपको 22 अप्रैल 2000 वर्ष क्या है इसका? अब आपको आरएस में ऐसे प्रश्न मिल सकते हैं कि तबीजी जो बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र है उसकी स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई? तो 9वीं आ जाएगी उसमें, या डेट ही पूछ ले या वर्ष पूछ ले आपको तो 2000 वर्ष 2000 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है, यहाँ पर एक और प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता है तबीजी वाला, या पूछ ले जो बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कौन से स्थान पर स्थित है? ठीक है, या कौन से जिले में? अगर जगह का नाम पूछ ले तो आपको क्या करना है? तबीजी करना है, या जिले का नाम पूछ ले तो अजमेर करना है इसमें। ठीक है, ये आपके यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार हो जाता है। या सामान्य सा प्रश्न पूछ ले कि बीजी मसाले कौन कौन से हैं? तो ये सारे बीजी मसाले हैं। ठीक है, जो मैंने आपके 6 यहाँ पर जो बीजी मसाले लिखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल्स फेडरेशन लिमिटेड जयपुर। ठीक है, इसको आप शॉर्ट में बोलिए स्पिनफेड। सॉरी, स्पिन फैड आएगा यहाँ पर आएगा स्पिन फैड। ठीक है, स्पिन फैड क्या है? ये आपके स्पिन फैड, स्पिनिंग और फेडरेशन, इन 2 शब्दों का शॉर्ट जो है वो रूप है स्पिन फैड। इंग्लिश में लिख देते हैं। ठीक है, स्पिन फैड, इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? जयपुर में है, और इसकी स्थापना देखिए 1992 में। ठीक है, अब सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल्स है। ठीक है, उसका एक फेडरेशन है। फेडरेशन क्या है भाई? यहाँ पर जो कताई की सुविधाएं हैं, स्पिनिंग एंड जिनिंग, जो सूत है उसको साफ करने के लिए क्या भाई उसकी एक मिल्स स्थापित कर रखी है। कब कर रखी है? 1992 में कर रखी। किस क्षेत्र में है? तो सहकारी क्षेत्र में है। ठीक है, अब कहां पर है इसका मुख्यालय स्पिन फैड का? ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है स्पिन फैड का मुख्यालय जयपुर जिले में है। ठीक है, जयपुर शहर में है, या इसकी स्थापना 1992 में की गई है। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन और तैयार हो जाता है अपना। हाँ, स्पिन फैड का जो डिटेल फॉर्म है वो ये होगा, राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल्स फेडरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये इसका शॉर्ट में दे रखा है स्पिन। ये स्पिनिंग का स्पिन हो गया, और फेड का मतलब हो गया फेडरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न बनता है आपके। फिर देखिए चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। ठीक है, ये पूछ लेते हैं। तो आपके इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में है। ये संस्थान कहां पर है भाई? जयपुर में। अब चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता, ठीक है, किसान नेता थे, इसलिए राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान इनके नाम पर स्थापित किया गया है। कहां पर किया गया है? जयपुर में किया गया है। ठीक है, फिर देखिए राजस्थान में उद्यान विभाग की स्थापना कब की गई? ठीक है, एक सामान्य सा आरएस प्री में प्रश्न बनता है कि उद्यान विभाग की स्थापना कौन से वित्तीय वर्ष में की गई? तो आपके
99-90 में, ठीक है। 99-90 में क्या किया गया, इसकी स्थापना की गई। ये एक प्रश्न और तैयार हो जाता है यहाँ पर, उद्यान विभाग की स्थापना कहाँ पर की गई, उद्यान विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा जयपुर में है इसका। जल्दी से आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए दोस्तों, जो कृषि जलवायु क्षेत्र है या कृषि जलवायु प्रदेश है, उसका नाम देखिए बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, ठीक है। बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान का एक कोड है, इसका ध्यान रख लीजिए, कोड 3rd B, ठीक है, 3rd B रखा है इसका कोड। अब इसको बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान क्यों बोलते हैं, तो देखिए यमुना, बाणगंगा, रूपारेल, बनास और मोरेल, ढूंढ, चंबल, इन नदियों द्वारा जो वर्षा काल में बहाकर लाई गई जो मिट्टी है, ठीक है, उनसे ये क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, ठीक है। और यह इन नदियों में जब बाढ़ आती है तो इस क्षेत्र में बहुत सारी जो कृषि भूमि है वो प्रभावित होती है, इसलिए इस कृषि जलवायु प्रदेश का नाम क्या रखा गया, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान रखा गया है, ठीक है। अब देखिए इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, उनके जो शब्द हैं उनका थोड़ा सा मैं आपको परिचय दूंगा। देखिए बीहड़, बीहड़, बीहड़ कौन सी नदी बनाती है, तो चंबल नदी बनाती है, एक सामान्य सा प्रश्न है, ठीक है। बीहड़ क्षेत्र होता क्या है, अभी अपन एक फोटो देखेंगे उसमें थोड़ा सा समझाएंगे। बीहड़, डांग, खो, कंदरा, ठीक है। बीहड़ का ही सामान्य सा नाम है उत्खात भूमि, इंग्लिश में इसी को ही बोलेंगे बेडलैंड टोपोग्राफी, ठीक है। उत्खात भूमि या बीहड़ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बेडलैंड टोपोग्राफी बोलेंगे, ठीक है। अब बीहड़ होता क्या है, ये नदियां आप याद रखना, ठीक है। इन नदियों के कारण क्या होता है, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बनता है। ये मौसमी नदियां हैं, चंबल के अलावा, चंबल और यमुना के अलावा सारी क्या है, मौसमी नदियां जो वर्षा काल में बहती है और जब खरीफ की फसल बोई जाती है उसमें बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है इन नदियों में बाढ़ का। फिर देखिए ये जो 4 शब्द थे, ये अभी बीहड़, ये पूरा क्षेत्र क्या कहला रहा है, इस पूरी फोटो में आप देखिए बीहड़ कहलाता है, ठीक है। ये पूरा जो फोटो है ये क्या कहलाएगा, आपके बीहड़ कहलाएगा, ठीक है। बीहड़ या उत्खात भूमि। उत्खात इसलिए कि जो नदियों में बाढ़ आती है तो इस क्षेत्र को क्या कर लेती है, उबड़ खाबड़ कर देती है। उसकी नदी के बहाव के कारण पानी का वेग अधिक होता है, उसके कारण क्या है, यहाँ पर मिट्टी कट फट जाती है और मिट्टी को खोदती है, ये नदियों की बाढ़ का पानी खोदता है, इसलिए इस भूमि को क्या कहा गया है, उत्खात भूमि कहा गया है। और इंग्लिश में इसी को ही क्या कहते हैं, आपके बेडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं, ठीक है, बेडलैंड टोपोग्राफी। तो ये पूरा क्षेत्र क्या हो गया, बीहड़ कहलाएगा। बीहड़ की देखिए गहराई होती है लगभग, आप ये जो गड्ढे देख रहे हैं इनकी गहराई 5 से 30 मीटर तक हो सकती है। और ये आज से नहीं, हजारों सालों से ये नदी में जो बाढ़ आ रही है उसके कारण ये स्थलाकृति का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इसकी बीहड़ में जो गहराई है वो कितनी हो सकती है, 5 से 30 मीटर की गहराई हो सकती है। अब देखिए एक प्रश्न और आता है, अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन देखिए यहाँ पर इंग्लिश में दे रखा है गली इरोजन, ठीक है। गली इरोजन क्या होता है, जब नदी किसी क्षेत्र से बहती है तो उसका अगर वेग अधिक है तो वो मिट्टी को काट के ले जाती है। अब इस क्षेत्र में जब चंबल की बाढ़ आती है तो चंबल और उसकी सहायक नदियों, अपन ने बात की अभी मोरेल और आपके बनास की, ठीक है। तो ये सारी नदियों के कारण जब बाढ़ आती है तो मिट्टी में कटाव ज्यादा होता है और एक क्या बन जाता है, एक नाली सी बन जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, शब्द अवनालिका, ठीक है। अव का मतलब नीचे और नाली का मतलब जो आपके गली, इंग्लिश में वर्ड क्या बोल रखा है इसमें, गली। अब मिट्टी का जो कटाव होता है उसी को ही क्या बोलते हैं, अवनालिका अपर्दन बोलते हैं। अपर्दन मतलब मिट्टी का कटकर बहना, ठीक है, पानी के साथ, ठीक है। अब देखिए अवनालिका अपर्दन कौन सी नदी द्वारा सबसे ज्यादा होता है, ये प्रश्न कम से कम 3-4 बार आ चुका है। तो चंबल नदी द्वारा सबसे ज्यादा होता है राजस्थान में, ठीक है, अवनालिका अपर्दन, ठीक है, चंबल नदी द्वारा होता है। इसको बोल सकते हैं अपन गली इरोजन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कटाव क्या कहलाता है, अवनालिका अपर्दन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए बीहड़ में अब भी अपन ने 2-3 शब्द और देखे थे उसमें कि भाई डांग क्या होता है, ठीक है, खो क्या होता है या कंदरा क्या होता है, ठीक है। तो बीहड़ क्षेत्र में जो पहाड़ी
पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है बीहड़ में, ठीक है, उस पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? डांग कहा जाता है। बीहड़ में पाए जाने वाले पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? डांग कहा जाता है। और दो डांग क्षेत्रों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? खो कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप, डांग, बीहड़ और खो में क्या अंतर है, ठीक है। डांग है वो पहाड़ी क्षेत्र है, बीहड़ सामान्य मैदानी क्षेत्र हो सकता है, समतल क्षेत्र हो सकता है, या इस प्रकार का उबड़ खाबड़ क्षेत्र हो सकता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होगा उसको क्या बोलेंगे अपन? डांग बोलेंगे, ठीक है। दो डांगों के बीच में जो जगह होगी उसको खो बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो गड्ढे हैं, ठीक है, इस बीहड़ में जो गड्ढे हैं, इन गड्ढों को क्या कहा जाता है? कंदरा कहा जाता है। इन बीहड़ों में जो ये गड्ढे हैं या नालीनुमा संरचना है, इसको क्या कहा जाता है? कंदरा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चारों जो शब्द अभी अपन ने बात की थी, बीहड़ की, डांग की, खो और कंदरा, ठीक है, इन चारों का अर्थ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब बीहड़ के अन्य नाम उत्खात भूमि या बेडलैंड टोपोग्राफी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और गली इरोजन कहां पर होता है? तो चंबल नदी द्वारा इस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है, ठीक है। अब आप बीहड़ और डांग के बारे में अगली स्लाइड में बात करते हैं। कुछ प्रश्न बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्रश्न क्या है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। ये क्षेत्र जो अभी अपन ने पिछली स्लाइड में देखा था, ये कृषि के बिल्कुल अयोग्य क्षेत्र है, क्योंकि उबड़ खाबड़ है और कृषि की जाती है समतल भूमि में, ठीक है। उत्खात, उबड़ खाबड़ भूमि होने के कारण क्या यहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती, ठीक है। इस वजह से कृषि के अयोग्य क्षेत्र, ये कृषि क्षेत्र की समस्या है राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न बनता है राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, मैं क्रम बता देता हूं। धौलपुर में सबसे ज्यादा बीहड़ पाए जाते हैं, धौलपुर के बाद पाए जाते हैं सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर के बाद आपके करौली जिले में, ठीक है। ये क्रम रहेगा, सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं धौलपुर में, उसके बाद सवाई माधोपुर में, उसके बाद करौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन यहां पर देखिए एक दस्यु समस्या बीहड़ क्षेत्र में पाई जाती है। बीहड़ क्षेत्र की जो समस्या है, सामाजिक समस्या या आर्थिक समस्या कह सकते हैं इसको आप, दस्यु समस्या, ठीक है। देखिए चंबल जो बीहड़ क्षेत्र है वो डकैतों के लिए कुख्यात है। आपने 2-3 मूवीज देखी होंगी, जैसे बैंडिट क्वीन, बैंडिट क्वीन आपने जो आधारित है आपके दस्यु सुंदरी जो फूलन देवी है उस पर, उसके जीवन वृत्त पर आधारित है। फिर देखिए दूसरी आपने पान सिंह तोमर देखी होगी, ये एक मूवी और आई थी अभी, सोन चिरैया। इन तीनों में दस्यु समस्या पर आधारित जो कथानक है उसको तैयार किया गया है, पूरी स्टोरी इन पे बेस्ड है। जो दस्यु है वहाँ इस क्षेत्र में पाए जाने वाले बीहड़ के क्षेत्र में। तो ये दस्यु समस्या है क्या? तो आपने अभी देखा होगा जो भूमि है वो बहुत ही ऐसे कटी फटी सी है, वहां पर जो रोजगार के साधन है मुख्य रूप से जो कृषि आधारित रोजगार होते हैं वो बिल्कुल नष्ट हो गए हैं, ठीक है। उनके कारण क्या होता है, वहां पर लोगों को रोजगार नहीं मिलता, और रोजगार नहीं मिलता तो लोग जो आपराधिक गतिविधियां हैं उनकी ओर क्या ज्यादा उन्मुख होते हैं। तो यहाँ पर जो भूमि की जो समस्या है उसके कारण क्या हो रहा है, ये दस्यु समस्या ज्यादा वहां पर पाई जाती है, ठीक है। अब इसका कारण मैंने आपको बता दिया है कि भूमि की जो समस्या है या रोजगार के साधन कम उपलब्ध है, वहां पर जीवन स्तर कम है, इससे क्या बढ़ावा मिल रहा है, दस्यु समस्या को और बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। अब इसका निवारण क्या है, तो वहां पर एक डांग विकास परियोजना अभी बताएंगे आपको, डांग विकास परियोजना शुरू की गई है, ठीक है। वो इस समस्या के निवारण के लिए वहां के जो लोग हैं वो आपराधिक गतिविधियों की तरफ उन्मुख नहीं हो, उनका जीवन स्तर उठाया जा सके, उनको आजीविका के साधन उपलब्ध हो, इसलिए क्या किया गया है, आपके डांग क्षेत्र विकास योजना की बात करेंगे अपन, ठीक है। आगे देखिए सर्वाधिक डांग कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा करौली, ठीक है। ये प्रश्न आप ध्यान रखिए। दूसरा सर्वाधिक, यहां पर सर्वाधिक बीहड़ की बात हुई तो धौलपुर, सर्वाधिक डांग पाए जाते हैं करौली क्षेत्र में, ठीक है, करौली क्षेत्र में। अब तीसरा प्रश्न और तैयार होता है यहाँ पर कि डांग की रानी किसको कहा जाता है, तो करौली को ही डांग की रानी कहा जाता है। इन दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर होगा, करौली को ही डांग की रानी कहा जाता है, ठीक है।
सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर में, ये इनका क्रम पूछ ले तो आपको इस प्रकार से बताना है। दस्यु समस्या, ये आपके आरएस मेंस का क्वेश्चन है या इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि दस्यु समस्या का निवारण क्या है, कारण क्या है, तो आप ये उत्तर दे सकते हैं उसमें, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, सर्वाधिक डांग करौली जिले में, ठीक है। डांग की रानी किसे कहा जाता है, तो करौली को कहा जाता है, ठीक है। अब एक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि अपन आगे बढ़े। अब देखिए आरएस प्री का एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया कि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम है कब चलाया गया, ठीक है। अब उसका एक पहला चरण देखिए 1995 से 96 से शुरू किया गया था और वर्ष 2001 तक चला था ये, लेकिन बाद में बजट की कमी के कारण इस कार्यक्रम को रोक दिया गया था, फिर इसको वापस शुरू किया गया था। वो देखिए डांग विकास परियोजना कब शुरू की गई, वापस 2004-05 में शुरू की गई, ठीक है। ये आरएस का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, तो ये वर्ष आपको याद रखना। 2 चरणों में चला था, पहले इसका नाम था डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, वो 1995-96 से 2001 तक चला था, फिर बजट की समस्या के कारण, कमी के कारण उसको रोक दिया गया, फिर उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया डांग विकास परियोजना, ठीक है। अब ये कौन से बजट में ये परियोजना शुरू की गई, 2004 के बजट में शुरू की गई। क्यों की गई वो मैंने आपको कारण अभी बताया था कि भाई इसमें जो दस्यु प्रभावित क्षेत्र है वहां के लोगों को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने से बचाने के लिए परियोजना शुरू की, वहां के लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए ये परियोजना शुरू की गई। अब देखिए एक प्रश्न और बनता है इसमें कि ये कहां कौन कौन सी पंचायत समितियों या कौन से जिले, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, यहां पर तीसरा क्वेश्चन बनता है कि डांग क्षेत्र में कितने जिले शामिल है, ये ध्यान रखिएगा। डांग क्षेत्र में आपको अगर संख्या पूछ ले तो 8 जिले शामिल है, ठीक है। डांग क्षेत्र में कितने जिले शामिल है, 8 जिले शामिल है। अब डांग क्षेत्र के जो 8 जिले हैं उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी जो जिले हैं वो सारे के सारे कौन से में आएंगे, डांग क्षेत्र में आएंगे। तो देखिए ऊपर से अपन शुरू करते हैं, तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, बूंदी, झालावाड़ और कोटा, ये 8 जिले हैं, ठीक है। ये किस में आते हैं, डांग क्षेत्र में आते हैं। ये प्रश्न आ चुका है कि डांग क्षेत्र में कितने जिले हैं, तो 8 जिले हैं। अगर नाम पूछ लिया जाए तो ये 8 जिले इसमें डांग क्षेत्र में आते हैं। अब देखिए भरतपुर जिले की कौन कौन सी जो पंचायत समितियां हैं, बयाना, रूपवास, ठीक है। उसके अलावा धौलपुर की देखिए बाड़ी, बसेड़ी, धौलपुर और राजाखेड़ा, ठीक है। राजाखेड़ा तहसील, ये 4 तहसीलें धौलपुर की इसमें शामिल है। करौली की 3 तहसीलें, हिंडौन, करौली और सपोटरा इस विकास परियोजना में शामिल है। फिर देखिए सवाई माधोपुर की गंगापुर सिटी और खंडार तहसील इस परियोजना में शामिल है। बारां की देखिए अंता, अटरू, छबड़ा, छीपा बड़ोद, किशनगंज, शाहबाद, ये जो 6 तहसीलें हैं 12 जिले की, वो इस परियोजना में शामिल है। फिर देखिए बूंदी की एकमात्र तहसील केशोराय पाटन इस डांग विकास परियोजना में शामिल है। झालावाड़ की 2, बकानी और मनोहर थाना, ये दोनों। फिर देखिए कोटा की इटावा और सुल्तानपुर। टोटल जो 22 पंचायत समितियां हैं, 8 जिले हो गए। 8 जिलों की 22 पंचायत समितियों में क्या समितियों में ये विकास परियोजना चलाई जा रही है। ऐसा ही कुछ प्रश्न आया था आरएस प्री में, तो आप ध्यान रखिएगा ये 8 जिले और 22 पंचायत समितियां। जिलों के नाम याद रखने आपको, पंचायत समितियों के नाम बिल्कुल याद नहीं रखने हैं, सिर्फ संख्या याद रखनी है। 22 इसकी संख्या है। या गांवों की संख्या पूछ ले तो 371 जो ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है। गांव नहीं है, ग्राम पंचायतें हैं, इसके अंडर में आती है विकास परियोजना के, ठीक है। तो ये प्रश्न बनता है यहाँ पर। 3 प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। 8 जिले, ये 8 जिलों के नाम, ये 22 पंचायत समितियां और ग्राम पंचायत 371, ठीक है। ये सारे प्रश्न हैं, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे बढ़े अपन। अब बात आती है इस कृषि जलवायु प्रदेश की, जो बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान है, ठीक है। बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान अपन ने बात की 3rd B की, ठीक है। जो कृषि जलवायु प्रदेश है उसका विस्तार कौन कौन से जिलों में है, तो देखिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। कितने जिले हो गए, 5 जिले हो गए। इसमें 5 जिलों में ये क्या इसका कृषि जलवायु प्रदेश का विस्तार है,
ठीक है। अब सर्वाधिक जिलों की संख्या भी इसी में आ रही है जहां तक अभी अपन ने पढ़ा है, ठीक है। तो 5 जिले हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इन 5 जिलों में इस कृषि जलवायु प्रदेश का विस्तार है। वर्षा देखिए 50 से 70 सेंटीमीटर या 500 से 700 सेंटीमीटर। मृदा का प्रकार कौन सा है, तो नदियां बहकर आ रही है तो वो अपने साथ क्या बहाकर ला रही है, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा मतलब जल को जल के साथ बहकर आई जो मृदा होती है, नदियों के जल के साथ, उसको क्या बोला है, जलोढ़ मृदा। या चूना युक्त, चूना युक्त धरातल से होकर बहती है इसलिए अपने साथ क्या बहाकर लेके आ सकती है, चूना युक्त मृदा। या दोमट जिसमें 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं, 2 प्रकार की मृदा के कण पाए जाते हैं इसलिए इसको क्या बोला है, दोमट, ठीक है। और कछारी मिट्टी भी जल के द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी होती है उसी को क्या बोलते हैं, कछारी मिट्टी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होने के कारण या नदियों में पानी अधिक रहता है या बहाव बहुत, जैसे चंबल है उसका बहाव वर्ष पर्यंत रहता है, तो यहाँ की जो मिट्टी है उसमें आर्द्रता की मात्रा क्या रहती है, अधिक रहती है, ठीक है। जो कृषि के लिए अनुकूल होती है, कृषि दशाओं के लिए अनुकूल होती है मृदा की आर्द्रता, ठीक है। अब मृदा की आर्द्रता अधिक है तो फसल वैविध्य भी अधिक होगा, ठीक है। फसल वैविध्य का मतलब यहाँ पर के कई विकल्प हो सकते हैं, आप कौन सी फसल बोएं, तो विकल्प उपलब्ध करवाती है दशाएं आपको। यहाँ पर क्या प्रश्न बनता है, तो ये सिर्फ एक प्रश्न बनता है मुख्य रूप से यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए अगली स्लाइड में अपन बढ़ते हैं। यहाँ पर फसलें कौन कौन सी बोई जाती है, तो खरीफ की फसलों में देखिए बाजरा, अरहर, ठीक है। अरहर खरीफ की फसल है, ये आप याद रखिए, अभी किसी एग्जाम में पूछा था, शायद एलडीसी में पूछा है, ठीक है, कि अरहर क्या है भाई, दलहन है, जिसको आप तुअर की दाल बोलते हैं, ये दलहन है, खरीफ की फसल है, ठीक है। प्रश्न आ चुका है, याद रखिए। फिर मक्का, मक्का जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसके अलावा यहाँ पर जो मैदानी क्षेत्र है बाढ़ प्रभावित, उसमें भी सीमित मात्रा में बोया जाता है। और मुख्य रूप से बात करें तो गन्ना, गन्ना क्या है, व्यापारिक फसल है और इसको अधिक पानी चाहिए, ठीक है। जो दोमट मृदा की बात की अपन ने, कछारी मृदा, वो गन्ने की फसल के लिए थोड़ा अनुकूल रहती है, इसलिए यहाँ पर गन्ना भी उगाया जाता है। उसके अलावा देखिए सिंचाई की सुविधा मिल जाती है, ठीक है। और कुछ जैसे उड़द जैसी जो कुछ दालें हैं वो भी यहाँ पर उगाई जा सकती है, ठीक है। फिर देखिए रबी की बात करें तो गेहूं, जौ, चना, सरसों और सौंफ, ठीक है। सौंफ इस क्षेत्र में उगाई जाती है। अभी तक अपन ने सिर्फ माउंट आबू क्षेत्र में सौंफ की बात की थी, लेकिन इस क्षेत्र में क्या सौंफ मुख्य रूप से उगाई जाती है और रबी की फसल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस कृषि जलवायु क्षेत्र में सौंफ की खेती होती है। फिर देखिए ये प्रश्न खसखस का, यहाँ पर एक और प्रश्न तैयार हो जाता है कि राजस्थान में खसखस का उत्पादन, ये 2 या 3 बार आ चुका है एग्जाम में कि राजस्थान में खसखस का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो बनास नदी का पेटा, ठीक है। जिले की बात करें तो सवाई माधोपुर, ठीक है। खसखस का उत्पादन कौन से जिले में अधिक होता है, सवाई माधोपुर जिले में अधिक होता है, बनास नदी के तटों पर होता है, ठीक है। खसखस एक सुगंधित जो जड़ें होती है, आपने देखा होगा गर्मी में पहले कूलर की जो पट्टी लगाई जाती थी, ठीक है, जाली लगाई जाती, वो खसखस की बनी हुई आती थी, ठीक है। बहुत ही अच्छी और ठंडी इसकी प्रकृति होती है, इसलिए उसमें यूज लिया जाता था इसको। तो ये 2-3 बार प्रश्न आ चुका है। फिर देखिए पटना मिर्ची, पटना बिहार वाला, ठीक है। तो वहां पर एक मिर्ची की किस्म होती है पटना मिर्च, ठीक है। वही पटना मिर्ची आप देखिए करौली और सवाई माधोपुर में इसका उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। करौली और सवाई माधोपुर में इसका क्या होता है, उत्पादन होता है। तो इसका पटना मिर्ची का उत्पादन राजस्थान में पूछ ले तो कहां पर होता है, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न बन जाता है। फिर देखिए ये भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र आगरा के पास पड़ते हैं, तो आपने आगरा का पेठा खाया होगा। पेठा एक कद्दू के जैसा क्या होता है, फल होता है, ठीक है, जिससे क्या पेठा बनाया जाता है और उसको चाशनी में डुबो के, तो आगरा के पास होने के कारण इसका प्रभाव पड़ता है और पेठे की खेती की जाती है। पेठा कद्दू जैसा फल होता है बड़ा, ठीक है, उससे पेठा बनाया जाता है। फिर देखिए प्याज मंडी, प्याज मंडी कहाँ पर है, अलवर में, ठीक है, सामान्य सा प्रश्न है। या अमरूद की जो मंडी है वो कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में, बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। सवाई माधोपुर के जो अमरूद है बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है।
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप जल्दी से, ताकि अपन आगे बढ़े। 3 प्रश्न मैंने आपको बता दिए यहां पर। फिर देखिए खैरथल, खैरथल पड़ता है अलवर में। वहां पर क्या है, खैरथल में सरसों की मंडी है। खैरथल में क्या है, सरसों की मंडी है, ठीक है। खैरथल पड़ता है अलवर में, ठीक है। फिर देखिए कृषि अनुसंधान केंद्र, इस कृषि जलवायु क्षेत्र का कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है, नंदगांव। नंदगांव कहां पर पड़ता है, अलवर में पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर एक और, इस कृषि अनुसंधान केंद्र का उपकेंद्र कौन से है, कौन सी स्थान पर है, तो कुम्हेर, ठीक है। भरतपुर जिले की एक तहसील है कुम्हेर, वहाँ है इसका उपकेंद्र, इस कृषि अनुसंधान केंद्र का। फिर देखिए प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट बहुत बार आ चुका है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, तो सेवर बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीट होता है, ठीक है। बार बार रिपीट होता है ये, ठीक है। पिछले 10 सालों में 10 बार आ चुका है, सेवर भरतपुर में, ठीक है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, क्यों भाई, इस क्षेत्र में सरसों की खेती बहुत बड़े लेवल पे होती है, ठीक है। और इसीलिए क्या भाई यहाँ पर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। फिर देखिए राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, सेवर। सेवर एक गांव का नाम है या जगह का नाम है, कहाँ पड़ती है, भरतपुर जिले में पड़ती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो इस कृषि जलवायु क्षेत्र में बनते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगली स्लाइड में या अगली कक्षा में अपन पढ़ेंगे राजस्थान के जो कृषि जलवायु प्रदेश है उसमें 8वां, 9वां और 10वां, ठीक है। ये 3 कृषि जलवायु प्रदेश अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।